तो फाइनली जो सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड केस है, तो ये काफ़ी मिस्टीरियस होता जा रहा है। इसमें अभी सारी जो एजेंसियां हैं, ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई एंड नारकोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल, तो ये सारी इन्वॉल्व है। और एक हमारा मीडिया तो पहले से ही मतलब इन्वॉल्व रहता है। अगर सुशांत सिंह राजपूत या फिर रिया चक्रवर्ती, तो इनके अगर सर्वेंट भी अगर बाहर निकल रहे हैं ना दरवाजे से, तो ये क्या कर रहे हैं, उनके पास जाके माइक लगा के, और रेन कोट भी पहनना है, बारिश पड़ रही है, धूप लग रही है, तो भी ये क्या कर रहे हैं, इनसे स्टेटमेंट ले रहे हैं, फिर उसको फ्रेश न्यूज़ बना रहे हैं और हाईलाइट बना रहे हैं कि ये क्या है, हाईलाइट है आज की, हाईलाइट ऑफ द डे। तो आई वुड सजेस्ट कि डोंट वॉच टीवी नाउ डेज, क्योंकि उनका जो स्तर है वो बहुत ही गिर चुका है, बहुत ज़्यादा हमारे मीडिया का। उन्होंने सारे इश्यूज साइड रख के और फालतू की मतलब हाई हेडलाइंस वगैरह वो बनाने का काम करती है मीडिया। तो अभी वो दे कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट दे आर नॉट डूइंग दिस। तो हम यहाँ पे तीनों एजेंसी के बारे में देख लेते हैं, ईडी, सीबीआई, एनबीसी। ठीक है, तो सबसे पहले ईडी के बारे में देखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंडेटेड विद द टास्क ऑफ इन्फोर्सिंग द प्रोविजंस ऑफ 2 स्पेशल फिस्कल लॉ। ठीक है, तो इसके 2 स्पेशल जो लॉ थे उसको इसमें इसके अंतर्गत ये आते हैं। एक क्या आता है, फेरा जिसको बोला गया था, लेकिन उसका नाम चेंज करके फेमा हो गया था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999, एंड सेकंड वन इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002 पीएमएलए। तो हिस्टोरिक बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, तो इसके जो ओरिजिन है वो 1 मई 1956 को हुआ था, इन्फोर्समेंट यूनिट। ठीक है, 1 मई 1956 को एज अ इन्फोर्समेंट यूनिट। ठीक है, इन्फोर्समेंट यूनिट इसका कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पे हुआ था। और ये किसके अंतर्गत आता था उस टाइम पे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, जो फिनेंस मिनिस्ट्री हमारी, तो उसमें कई सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आता था। और ये जो भी वायलेशन होते थे फेरा के अंतर्गत, यानी कि 1947 का फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, तो उनको क्या करता था, कंट्रोल करता था। ठीक है, उन लॉज को। लेकिन 1957 में जो यूनिट था, ठीक है, इसका नाम रिनेम्ड करके ईडी कर दिया गया। ठीक है, 1956 को कॉन्स्टिट्यूशन इसका हुआ था, कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ इन्फोर्समेंट यूनिट। फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसको कर दिया गया था 1957 में। एंड जो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था वो पहले इकोनॉमिक अफेयर्स में था डिपार्टमेंट, लेकिन फिर बाद में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर चला गया। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू 1960 में। ओके, रिनेम्ड हुआ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट 1957 में, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू 1960 में। Then for a short period of 4 years, 1973 to 1977, Directorate also remained under the administrative jurisdiction। तो केवल 4 सालों के लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन में भी रहा, जो हमारा DOPA आ रहे है ना, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंतर्गत ये रहा। पावर्स अगर देखें तो फेमा के अंतर्गत इनको सिविल लॉ की पावर्स होती हैं, सिविल लॉ हैविंग क्वाजी जुडिशियल पावर। ठीक है, फेमा में क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की ये जो भी मतलब सस्पेक्टेड जो एक्टिविटीज़ है, कॉन्ट्रावेंशन है ऑफ द एक्सचेंज कंट्रोल लॉज एंड रेगुलेशन विद द पावर्स टू इम्पोज पेनल्टीज ऑन दोज एडजस्ट गिल्टी। ठीक है, तो ये इनकी पावर ये होती है सिविल लॉ के तहत। पीएमएलए के तहत जो है क्रिमिनल लॉ की इनको पावर दी गई है। ठीक है, वेयर बाय द ऑफिसर्स आर एम्पावर्ड टू कंडक्ट इंक्वायरीज, टू लोकेट, provisionally attach, confiscate assets derived from acts of schedules offense beside arresting and prosecuting the money launderers। ठीक है, जिन्होंने भी मतलब पैसा इधर उधर किया है, ब्लैक मनी के फॉर्म में रखा है, या फिर कहीं पे भी उन्होंने कुछ भी कॉन्फिस्केट किया है असेट को, तो वो क्या कर सकते हैं, उनको यहाँ पे ऑफिसर को ये पावर है कि इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, सीबीआई के बारे में देख लेते हैं। अबाउट सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो ये प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इंडिया की, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशन के अंतर्गत ये इसकी जुरिस्डिक्शन दी गई हैं। एंड द सीबीआई इज हेडेड बाय द डायरेक्टर। और सीबीआई क्या थी, इंडिया की फर्स्ट एजेंसी थी टू इन्वेस्टिगेट करप्शन। ठीक है,
इन्वेस्टिगेट करप्शन। तो अभी ये भी बोला गया कि सीबीआई ने ही मतलब ईडी को फोर्स किया कि आप रिया चक्रवर्ती के घर पे क्या करें, देखें और जो भी है प्रॉपर्टी का मामला। देन ऑपरेटिंग अंडर द जुडिशियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडियाज फर्स्ट एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट करप्शन, दिस स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट वाज सेट अप इन 1941, 6 साल पहले इंडिपेंडेंस के, फ्रॉम ब्रिटिश रूल टू प्रॉप ब्राइवरी एंड करप्शन इन द कंट्री ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, एंड 1946 इट वाज ब्रॉट अंडर द होम डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ गई थी 1946 में, एंड इट्स रिमिट वाज एक्सपेंडेड टू इन्वेस्टिगेट करप्शन इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स अंडर द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। और जो स्पेशल पुलिस फोर्स है बिकम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत थी, विच इज़ द चार्ज ऑफ डोमेस्टिक सिक्योरिटी, डिसाइडेड टू एक्सपेंड इट्स पावर एंड चेंज इट्स नेम इन 1963। ठीक है, तो स्पेशल पुलिस फोर्स ही इसका नाम था। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कब बनी, जब क्या किया, इसको डोमेस्टिक सिक्योरिटी के लिए भी क्या कर दिया गया था, इनको पावर्स दे दी गई थी। फिर 1963 में इसका नाम क्या पड़ा, सीबीआई। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। थर्ड जो हम देख लेते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, 1986, तो 1986 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 1986 में गठित एक बॉडी थी। 1986 में कौन से एक्ट के थ्रू ये बनाई गई थी, NDPSA। ठीक है, NDPSA यानी कि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। ठीक है, तो 1985 में ये जो एक्ट है नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, तो उसके द्वारा 1986 में ये बनाई गई। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। इट इज़ द अपेक्स कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड द नेशनल पॉलिसी ऑन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन आर्टिकल 47 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो हमारे जो DPSP है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, भारत के जो नीति निर्देशक तत्व है, तो उसके अंतर्गत हमारा एक आर्टिकल 47 है जो क्या डायरेक्ट करता है, द स्टेट टू इंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पजेज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स इंजरियस टू हेल्थ। ठीक है, तो ये चीज़ है कि मतलब जो हमारा जो भी अगर हम बिना किसी मेडिसिनल पर्पस के कोई भी हम जो इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रग्स है उसको क्या कर रहे हैं, जो प्रोहिबिट है उसका कंजम्पशन कर रहे हैं, तो ये उसको स्टेट को मतलब ये डायरेक्ट करता है कि उस पर केस हो। ठीक है, तो ड्रग अब्यूज़ कंट्रोल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के बारे में बात करें तो ये क्या करता है, ये पेनल्टी प्रोवाइड करता है ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव फ्रॉम और यूज्ड इन इलीगल ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स, कि जो भी मतलब यहाँ से इलीगल ड्रग्स के थ्रू जो भी जो नार्कोटिक ड्रग्स है इसके थ्रू जो भी प्रॉपर्टी आई हुई है तो उस पर पेनल्टी लगेगी। एंड द एक्ट मेड एन एक्सप्रेस प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग सेंट्रल अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द एक्ट। ठीक है, तो ये 3 इसके मतलब मेन प्रोविज़न है इसमें। तो ईडी के बारे में हमने देख लिया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, जिसको मतलब 2 एक्ट इसमें मेनली होते हैं। एक क्या होता है PMLA 2002 का, दूसरा होता है 1999 का फेमा, जिसमें सिविल पावर है, और PMLA में क्रिमिनल पावर्स को दी गई हैं ईडी को। CBI के बारे में हमने देखा, और पहले इसका नाम इन्फोर्समेंट यूनिट था, फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया था। ठीक है, बाद में एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत आता है। CBI के बारे में हमने ये देखा कि ये 1963 में इसका नाम CBI रखा गया था। एंड नार्कोटिक्स ब्यूरो के बारे में हमने देखा कि 1986 में इस्टेब्लिश हुई थी, 1985 का जो एक्ट था उसके थ्रू। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आता है। बाकी प्रोविजन भी हमने देख लिए। अब यहाँ पे 3 और बॉडी हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं, CCI, NCLAT एंड SEBI। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। ये क्या है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो भी कंपटीशन एक्ट था 2002 का, ठीक है, प्रतिस्पर्धा आयोग इसको बोलते हैं, प्रतिस्पर्धा आयोग। तो 2002 का जो था कंपटीशन एक्ट, तो उसके थ्रू ये थ्रू आउट इंडिया में ये लागू हुई थी, टू प्रिवेंट एक्टिविटीज़ दैट हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव हो ये है कि जो भी कंपटीशन के बीच में जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो ना आए, उन प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट किया जाए। एंड टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन मार्केट्स, की मार्केट में एक कंपटीशन बरकरार रखे, है ना, उसको प्रमोट करे, और जो भी कंज्यूमर है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। फ्रीडम ऑफ ट्रेड होनी चाहिए, कि एक की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए मार्केट में। फंक्शंस अगर हम बताएं तो यही सारे हैं कि सस्टेन कंपटीशन, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, एंड कमीशन इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गिव ओपिनियन। ठीक है, तो ये ओपिनियन भी देते हैं जो भी प्रतिस्पर्धा से रिलेटेड जो मुद्दे
मुद्दे होते हैं उन पे ऑन अ रेफरेंस रिसीव फ्रॉम अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी स्टैब्लिश अंडर एनी लॉ एंड टू अंडरटेक कंपटीशन एडवोकेसी। ठीक है, कंपटीशन एक्ट 2002 में आया था, फिर इसको 2007 में अमेंड भी किया गया था, और इसमें जो भी मतलब एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है तो उनको क्या किया गया था, प्रोहिबिट कर दिया गया था। ठीक है, कि जैसे जो भी रेगुलेट्स जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, एक्विजिशन, एक्वायरिंग ऑफ कंट्रोल एंड M&A विच कॉजेज आर लाइकली टू कॉज एन अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन ऑफ इंडिया। तो इन सारे जो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स थे, ठीक है, इनको क्या कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है न्यूज़, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, तो NCLAT के हमने अभी बताया था, जो भी मतलब रिलायंस इंडस्ट्री है तो वो क्या करेगी, जो फ्यूचर रिटेल है तो उनको पूरा फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर करेगी, एक्विजिशन उसका करेगी, लेकिन उससे पहले उनको इन 3 बॉडी से गुजरना पड़ेगा, NCLAT और सेबी और जो अभी हमने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ा। ठीक है, तो NCLAT के बारे में हम देखें तो ये क्या होती है, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेक्शन 430 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर हियरिंग अपील्स। ठीक है, जो भी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है NCLT, जो कंपनी से रिलेटेड मुद्दे होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। यहाँ पे अगर रिजॉल्व नहीं होते हैं तो यहाँ से अपील कहाँ जाती है, NCLAT में, NCLAT में, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं, एंड सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। एंड NCLAT इज ऑल्सो द अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर हियरिंग अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय NCLT अंडर सेक्शन 61 ऑफ द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 IBC। तो जो इससे रिलेटेड भी जो अपील होती है यहाँ पे जाती हैं। और इसके अलावा NCLAT इज ऑल्सो द अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर हियरिंग अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 202 एंड सेक्शन 211 ऑफ IBC। और जो भी मतलब जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू भी जो डिसीजन होते हैं और ऑर्डर होते हैं जो पास किए गए होते हैं तो उनको भी NCLAT जो है सुनता है। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर हैं NCLAT के। और बाकी अगर जो इंडिविजुअल से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं, इश्यूज होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में, उसके लिए एक DRT बना हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो कंपनी से रिलेटेड कहाँ जाएंगे, NCLT में, और इंडिविजुअल से रिलेटेड कहाँ जाएंगे, DRT में। तो यू शुड नो दिस डिफरेंस। एंड जो सेबी के बारे में देख लेते हैं, सेबी रुका, ये खराब कर दिया वीडियो। मैं आई वॉज अपलोडिंग द वीडियो, प्रीवियस वीडियो इन बिटवीन द वीडियो मेकिंग, तो वो अपलोड नहीं हुआ है। अभी देख लेते हैं सेबी के बारे में। द रेगुलेटर ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट बोला जाता है सेबी को, इज अ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट इज़ वर्किंग सिंस 1988 बट वॉज ग्रांटेड द स्टैट्यूटरी स्टेटस इन 1992 बाय द सेबी एक्ट 1992। ठीक है, तो इसको जो स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला हुआ है वो 1992 में मिला है, जो सेबी एक्ट था उसके द्वारा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, लेकिन इसके बहुत सारे जो रीजनल ऑफिसेज हैं वो कहाँ पे, कोलकाता, चेन्नई और न्यू दिल्ली और अहमदाबाद। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये कि जो सेक्शन 3 था सेबी एक्ट 1992 का, उसके थ्रू से इस्टेब्लिश किया गया था और काफ़ी ज़्यादा स्टैट्यूटरीज़ को पावर्स दी गई हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज़ मार्केट, और जो भी निवेशक हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को क्या करना, सिक्योर करना इन सिक्योरिटी मार्केट। दूसरा, प्रमोशन करना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज़ मार्केट। देन फॉर वर्क फॉर रेगुलेशन ऑफ द सिक्योरिटीज़ मार्केट। इसका जो कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो 9 मेंबर्स इसमें होते हैं, एक्सक्लूडिंग द चेयरमैन। इट इज़ मैनेज बाय इट्स मेंबर इन द फॉलोइंग मैनर। तो चेयरमैन होता है इज नॉमिनेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, 2 members ऑफ सेबी आर ऑफिसर फ्रॉम द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड 1 member ऑफ सेबी फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड देयर आर 3 होल टाइम मेंबर्स, 3 होल टाइम मेंबर्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, और 2 पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं हु आर ऑल्सो नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये याद रखने, 9 मेंबर इससे हो गए। ठीक है, एक जो होता है चेयरमैन होता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, 2 members फ्रॉम सेबी और ऑफिसर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के होते हैं। 1 member सेबी का होता है फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड देयर आर 3 होल टाइम मेंबर्स। ठीक है, 3 होल टाइम मेंबर्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, 2 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई तीनों बॉडी के बारे में। तो ये सारा हमने आज पढ़ लिया है। होप आपको क्लैरिटी आई, समझ में आया होगा, मतलब इन सब के बारे में डिफरेंसेस। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।